जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये नाम अपने आप में उन नामचीन संस्थानों में शामिल है जहां से पढ़ने के बाद हर छात्र गर्व से कहता है कि वो जेएनयू का प्रोडक्ट है। लेकिन बीते 4 साल और अगर बीते 48 घंटे की बात करें तो ऐसा लगता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों का सर आज शर्म से झुक जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि हिंसा की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो बताती हैं कि 2 छात्र संघ के बीच में जो मारपीट हुई उसने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नाम पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो प्रमुख तस्वीरें जिसमें वो बच्चे शामिल हैं जो अपने आप को नकाब के जरिए या किसी मफलर के जरिए अपने चेहरे को छिपाकर घिनौनी हरकत कर रहे हैं, वो हिंसा कर रहे हैं। एक ऐसी हिंसा जिसकी जगह हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। लेकिन इसके पीछे की कहानी भी आपको बताएंगे। पहले जरा देखिए हिंसा की ये तस्वीरें और शिनाख्त कीजिए उन लोगों की जो इसमें शामिल हैं। उम्मीद करते हैं दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द धर दबोचेगी। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की चर्चा आज हिंसा के लिए हो रही है। उस हिंसा में जहां छात्रों के दोनों गुट बाहरी गुंडों पर हमले का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिन में जेएनयू ने क्या क्या देखा है उसकी पड़ताल जरूरी है। एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़, फिर थप्पड़। गुलाबी रंग की जैकेट पहने ये छात्र थप्पड़ पर थप्पड़ बरसा रहा है और पिटाई खाने वाला छात्र सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा है। वहीं पेड़ के नीचे भी एक छात्र को गिराकर पीटा जा रहा है। ये वीडियो जेएनयू के एडमिन ब्लॉक के बाहर का है और इस वीडियो में पिटाई करने वाले छात्र के बारे में एबीवीपी का दावा है कि ये लेफ्ट विंग का छात्र है और जिसकी पिटाई हो रही है वो रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचा छात्र है। हाथ में लाठी डंडे हैं और चेहरे पर नकाब है। ये रात की तस्वीर है जब जेएनयू कैंपस में 40 से 50 की तादाद में नकाबपोश हमलावर एंट्री कर रहे हैं। ये वीडियो जेएनयू कैंपस का बताया जा रहा है। इसमें नकाब पहने लोग कौन हैं, इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। आरोप है कि ये बाहर से आए गुंडे हैं जिन्होंने लेफ्ट विंग छात्रों की पिटाई की। इस वीडियो को देखिए, ये नकाबपोश हाथ में लोहे की रॉड लेकर हमला कर रहा है और कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। तस्वीर जेएनयू के साबरमती हॉस्टल की बताई जा रही है, लेकिन ये नकाबपोश कौन थे इसकी पहचान होना बाकी है। लेकिन जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष का आरोप है कि ये हमला करने वाले एबीवीपी के छात्र थे, जबकि एबीवीपी का दावा है कि लेफ्ट के छात्रों ने हिंसा की शुरुआत की। brutally attacked by Cuban mass. I don't know. I've been bleeding. I am not even in a condition to talk. I've been brutally beaten up. वामपंथी छात्रों ने जो एबीवीपी का जो प्रोटेस्ट था, हम लोग मांग कर रहे थे कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। वामपंथी छात्रों ने हमें रजिस्ट्रेशन कराने से भी मना किया और साथ में ये लोग 200-300 के हुजूम के साथ हमारे हॉस्टल में आए और घुसकर एक-एक रूम के शीशे को तोड़ा है। इस तस्वीर में कुछ और छात्र और छात्राएं दिख रहे हैं। एबीवीपी का दावा है कि इसमें जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष अपने साथियों के साथ नजर आ रही है और आरोप ये भी है कि लेफ्ट समर्थित छात्रों ने ही हॉस्टल में घुसकर मारपीट की। परसों दोपहर से यहाँ वाईफाई बंद है। कल शाम को 4 बजे पहली मॉब आई और शोर मचाते हुए एबीवीपी के कुछ लोगों को टारगेट करते हुए ढूंढते हुए वो आए। नहीं पता है, वो लोग, उनका चेहरा ढका हुआ था, बाहर के लोग थे जितना हम जानते हैं। जेएनयू की हिंसा को लेकर अलग अलग दावे हैं। लेफ्ट और एबीवीपी समर्थित छात्र हिंसा के वीडियो जारी करके अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। टी न्यूज़ नेशन। हिंसा का ये तांडव रविवार को शाम 3 बजे से शुरू हुआ और पुलिस जेएनयू के कैंपस में घुसती है रात 8 बजे, यानी 5 घंटे तक जेएनयू कैंपस में हिंसा का तांडव चलता रहा। लेकिन जेएनयू प्रशासन ने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहा। सिर्फ रविवार को नहीं, शनिवार को भी, यानी कि 3 जनवरी को भी हिंसा का जबरदस्त तांडव 3 घंटे तक जेएनयू कैंपस में चलता रहा। लेकिन जेएनयू प्रशासन की तरफ से इस पर ना तो कोई शिकायत की गई, ना कोई कार्रवाई की गई, ना कोई कंप्लेन है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार जेएनयू प्रशासन क्यों चुप्पी साधे बैठा रहा। जेएनयू प्रशासन की सबसे बड़ी गलती यह है कि जेएनयू प्रशासन ने पूरे मामले पर न तो पुलिस से संपर्क साधा, न पुलिस को बुलाया और न ही
हिंसा कर रहे छात्रों पर किसी तरह की कार्रवाई की गई। हर तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेफ्ट समर्थित जेएनयू, एसयू और उसके साथ साथ एबीवी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सच कहीं बीच में है, लेकिन अगर कोई एक सबसे बड़ा दोषी सामने दिखाई देता है तो वो है जेएनयू प्रशासन। जिस जेएनयू में आज पढ़ाई लिखाई की चर्चा होनी चाहिए थी, वो कैंपस पुलिस छावनी में घिरा हुआ है। जिस कैंपस में स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई से लेकर सुरक्षा तक की जवाबदेही वाइस चांसलर की होती है, वो इतने उपद्रव के बावजूद चुप्पी साधे बैठे हैं। जेएनयू में 3 जनवरी से ही उपद्रव मचा हुआ था। वामपंथी छात्र संगठन के स्टूडेंट्स फीस बढ़ोतरी के विरोध में न्यू सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन को रोकना चाहते थे, लेकिन वीसी ने इसकी परवाह नहीं की। 3 जनवरी को स्टूडेंट्स का एक नकाबपोश गुट कैंपस के सर्वर रूम में घुसकर इंटरनेट बंद कर गया। रजिस्ट्रेशन ठप हो गया, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन पुलिस को खबर देकर चुप बैठ गया। 4 जनवरी को वामपंथी छात्र संगठनों के स्टूडेंट्स ने सर्वर रूम में तोड़फोड़ कर दी, तार तोड़ दिए, रजिस्ट्रेशन ठप हो गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिर पुलिस को शिकायत कर दी और सर्वर रूम में मरम्मत कराकर रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया। 5 जनवरी को फिर से यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन चालू हुआ तो फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे स्टूडेंट्स ने मारपीट चालू कर दी। छात्रों को पकड़ पकड़ कर पीटा जाने लगा। करीब 2 घंटे तक ये कोहराम जेएनयू में होता रहा। इसके बाद धुंधलका छाते ही यूनिवर्सिटी में दर्जनों बाहरी नकाबपोश घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। दिन में जो छात्र गुट दूसरों को पीट रहा था, उसकी शाम के अंधेरे में पिटाई हो रही थी। यहाँ तक कि मारपीट और उपद्रव खत्म होने के बाद जब दिल्ली पुलिस कैंपस में पहुंची, तब भी वीसी नदारद थे और सुबह जब केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक बुलाई गई, तब भी वीसी नदारद थे। अफसोसनाक पहलू यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पूरे उपद्रव के लिए सिर्फ अफसोस और दुख जाहिर कर रहा है। It's very unfortunate that there has been unabated, violent incidents in JNU over the last 2 days, which in fact aggravated yesterday. We are truly very much concerned. That's why we came to the MHRD and we had a very positive interaction with the Honorable Secretary, and all efforts are being made. पूरे हंगामे के बाद 2 पन्ने की चिट्ठी जारी करने वाले वीसी एम जगदीश कुमार अब भी खामोश हैं। पिछले 3 महीने से ये जेएनयू के छात्र आंदोलन की वजह बने हुए हैं। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जिस विद्यालय की नींव में बातचीत और बहस है, उस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने अपने ही छात्रों से बीते 3 महीने से सिर्फ एक बार बात करने की जहमत उठाई है, और यही बताता है कि संवादहीनता कितने बड़े पैमाने पर है। आइए अब जरा दूसरे सबसे बड़े इस पूरे खेल के किरदार की चर्चा करते हैं। दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस पर यह जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को बहाल रखे। जेएनयू कैंपस के भीतर शनिवार को मारपिटाई होती है, दिल्ली पुलिस को जानकारी होती है, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती है। रविवार को जबरदस्त मारपिटाई होती है, 5 घंटे तक दिल्ली पुलिस चुपचाप बाहर इंतजार करती है, जब तक कि उससे आग्रह नहीं किया जाता कि वो कैंपस के भीतर पहुंचे, और 8 बजे तक दिल्ली पुलिस शांत बैठी रहती है। और उसके बाद भी रात 9:30 बजे तक दिल्ली पुलिस के सामने लाठी, भाले और तमाम तरह की चीजों को लेकर नकाबपोश लोग विश्वविद्यालय से बाहर निकलते हैं, गेट के बाहर प्रोटेस्ट मार्च करते हैं, एम्बुलेंस को तोड़ते फोड़ते हैं। दिल्ली पुलिस चुपचाप खड़े रहती है। अगर ऐसी पुलिस दिल्ली में है तो इस पुलिस की जरूरत है क्या दिल्ली को? 20 दिन के भीतर दिल्ली के 2 बड़े शिक्षण संस्थान में हिंसा का तांडव दिखा। एक तस्वीर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर शुरू हुए बवाल की है, तो दूसरी तस्वीर जेएनयू में छात्रों के रजिस्ट्रेशन से शुरू हुए विवाद की है। दोनों तस्वीरों में हंगामे के केंद्र में है छात्र, लेकिन इन 2 घटनाओं पर पुलिस का जो रवैया रहा है वो अपने आप में सवालिया निशान लगाता है। जामिया कैंपस में हंगामा शांत करने के लिए पुलिस घुस गई थी और जो भी सामने आया था उसकी तबीयत से खबर ली थी, लेकिन जेएनयू में यही पुलिस डंडाधारी गुंडों को देखकर भी मूक दर्शक क्यों बनी रही? जेएनयू में कल जो वायलेंस हुआ उसको संज्ञान में लेते हुए हमने पुलिस स्टेशन वसंत कुंज नॉर्थ में ऑलरेडी एक एफआईआर दर्ज कर लिया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर। जेएनयू के मसले में पुलिस पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं, क्योंकि यह चिट्ठी देखिए। जेएनयू प्रशासन की ओर से दावा किया गया है
कि 3 जनवरी को जेएनयू वीसी ने पुलिस से सर्वर रूम में घुसकर इंटरनेट बंद करने की शिकायत की। तब पुलिस के एसएचओ ने जेएनयू आकर छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने तो पुलिस चली गई। अगले दिन फिर वीसी ने पुलिस से शिकायत की कि नकाबपोशों ने सर्वर रूम में तोड़फोड़ मचा दी है, फिर भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अगर पुलिस गंभीरता दिखाती तो संभव है कि 5 जनवरी को जो कुछ हुआ उसे रोका जा सकता था। हालांकि अब पुलिस जांच कर बड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। ये वही दिल्ली पुलिस है जो अपने कामकाज के कारण विवादों में रही है, चाहे वकीलों से हुआ विवाद हो या फिर कैंपस में सेलेक्टिव एक्शन। टी न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं तीसरे किरदार की, और ये तीसरा किरदार ही सबसे ज्यादा जहरीला किरदार है। ये है राजनीति। जेएनयू में जो कुछ हुआ है उसे लेकर जबरदस्त राजनीति चल रही है, और इस राजनीति में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी भूमिका अदा की है। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, और जिस तरीके से हर कोई इसे भुनाता हुआ दिख रहा है, उसके बाद तो बस यही कहा जा सकता है कि ऐसी राजनीति से शर्म करना ही सबसे बड़ी बात है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उससे ठीक एक दिन पहले जेएनयू में एक बुझ चुके मुद्दे को जिंदा करने के लिए नई चिंगारी फूंक दी गई, ताकि दिल्ली के चुनाव में उन मुद्दों का राजनीतिक फायदा उठाया जा सके जिस पर देश का जनमत 2 हिस्सों में बटा दिख रहा है। जेएनयू में जो हिंसा हुई उसके पीछे फीस बढ़ोतरी का वो विवाद है जिसे लेकर 3 महीने पहले कैंपस को सुलगाने की कोशिश की गई थी। मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन जब सियासी दलों को लगा कि इस आंदोलन का सियासी फायदा तो हुआ ही नहीं, लिहाजा देश के मौजूदा माहौल का फायदा उठाकर जेएनयू को सुलगा दिया जाए, और फिर जेएनयू में अचानक सर्वर तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। रजिस्ट्रेशन करा रहे लड़कों से मारपीट शुरू हो जाती है, नकाबपोश गुंडे घुस जाते हैं, और फिर एक ऐसा मुद्दा जिस पर 3 हफ्ते से चल रहा शांतिपूर्वक प्रदर्शन अपनी खबरिया अहमियत खोता जा रहा था, अचानक से हरा भरा हो जाता है। सत्ताधारी या विरोधी हर बड़े राजनीतिक दलों के चेहरे अस्पताल के कैंपस तक मंडराने लगते हैं। हर राजनीतिक चेहरा जख्मी स्टूडेंट्स के बीच वोटों की मापतोल करता मालूम पड़ने लगता है, और जो नहीं पहुंच पाता वो सोशल मीडिया पर वोट बटोरने की जुगत में लग जाता है। यहां तक कि जेएनयू में हुई मारपीट के जख्मी अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाते कि देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो जाता है। मुंबई से लेकर कोलकाता और अलीगढ़ तक स्टूडेंट्स प्रदर्शन करने लगते हैं। कैंपस में फीस बढ़ोतरी के विरोध का मुद्दा कहीं नजर नहीं आता। कैंपस में मारपीट की घटना सीधे मोदी सरकार के समर्थकों और विरोधियों की राजनीति का फुटबॉल बन जाता है। ये है जो पूरे देश में युवा और युवती के मन में एक डर या गुस्सा दोनों है। अपने युवक डरने वाले नहीं, वो डरपोक नहीं है। सिर्फ मैंने ये नागपुर में भी कहा था कि युवा शक्ति मतलब युवा बॉम्ब है, उसको जगाने की कोशिश मत करो। एक दफे देखो वन साइड में भेज दिया गुंडा लोगों को बीजेपी का, दूसरी साइड में पुलिस को इनएक्टिव करके रखा। पुलिस क्या करे, उसको ऊपर से बोल दिया आप कुछ माफ करो, अब देख के जाओ बीजेपी जो करे यही करने दो। दिस एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक यूनिवर्सिटी कैंपस में फीस बढ़ोतरी की घटना कैसे एक अखिल भारतीय राजनीतिक विरोध के संदेश में तब्दील की जा सकती है, उसकी बढ़िया मिसाल जेएनयू है। टी न्यूज़ नेशन। रही बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की। हिंदुस्तान किस तरह से हर मोर्चे पर पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित और प्रोत्साहित आतंकवाद को झेल रहा है, इसी की बारी है। पाकिस्तान ने एक पार्सल बम भेजा, और जब जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ के मुख्यालय में यह पार्सल खोला गया तो उसके भीतर निकला एक आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। सरहद पर पाकिस्तान के खूनी मंसूबे ध्वस्त हो रहे हैं। हिंदुस्तान की दमदार रणनीति से पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ नहीं करवा पा रहा है। उल्टे जब भी पाकिस्तान की तरफ से एक गोली चलती है तो बदले में भारतीय फौज बम और बारूद की बारिश कर देती है। ऐसे में बौखलाया पाकिस्तान हर दिन नई नई साजिशों को अमली जामा पहनाने का षड्यंत्र रच रहा है। ये पाकिस्तान की साजिश का सबसे ताजा सबूत है। ये पाकिस्तान का पार्सल बम है जो अगर फट जाता तो बड़ा नुकसान कर सकता था। ये 100 ग्राम का आईडी बम है जिसके ब्लास्ट से कई जवानों की जान जा सकती थी, लेकिन बीएसएफ अधिकारी की सूझबूझ के चलते ये बड़ी साजिश नाकाम हो गई।
बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसको मौके पर बुलाया गया और जब बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उस पूरे लिफाफे को खोला तो उसमें से एक आईडी और साथ ही उसमें एक बैटरी जो है वो लगी हुई मिली, जिसके बाद से ही लगातार अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो बम है वो बीएसएफ के हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंच गया और इस बम को वहां पहुंचाने का मकसद क्या था। पाकिस्तान का ये पोस्टल बम जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ मुख्यालय भेजा गया था। हेडक्वार्टर पर योजनाबद्ध तरीके से कमांडेंट के नाम का एक पार्सल दिया गया। बताया जा रहा है कि 2 युवक एक बाइक से आए थे और मुख्यालय के गेट पर पार्सल देकर गए। पार्सल पर सिर्फ कमांडेंट लिखा हुआ था, जिसकी वजह से इसे प्रभारी कमांडेंट ने खोला। प्रभारी कमांडेंट की आंखें तब खुली की खुली रह गई जब पार्सल के अंदर से 100 ग्राम आईडी बरामद हुआ। ट्रेंड जो है वो आईडीज की तरफ बढ़ रहा है और ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया है टेररिस्ट ने, जो कि पार्सल बॉम्ब के जरिए आईडी को भेजने की कोशिश की है। सुरक्षा एजेंसियां इस प्रकार के आईडी के सोर्स का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। पार्सल देने वाले की भी तलाश हो रही है और हिंदुस्तान की सेना से लेकर सुरक्षा बल सभी पाकिस्तान की इस नई साजिश को लेकर सतर्क हैं। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टी न्यूज़ नेशन। साजिश सिर्फ बीएसएफ को दहलाने की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के रास्ते ड्रग्स को भी हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर भेजने की एक बड़ी साजिश चल रही है। गुजरात के कच्छ में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 175 करोड़ की कीमत के हेरोइन बरामद की एक छोटे से नाव में, जिसमें 5 पाकिस्तानी नागरिक सवार थे। इन 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। अब जरा आप सोचिए, 175 करोड़ की ये ड्रग्स हिंदुस्तान पहुंचती तो क्या होता। दुनिया भर में समंदर के रास्ते ड्रग्स का काला खेल बरसों से जारी है। इसी तरह पाकिस्तान भी अब समंदर के पानी के जरिए ड्रग तस्करी की साजिश को अंजाम देने में लगा है। इस तस्वीर में देखिए, ये समंदर के पानी में खड़ी बोट है जिस पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, जिसे पाकिस्तान ने भेजा है। इस बोट के जरिए पाकिस्तान ने 175 करोड़ रुपए की हेरोइन भेजी। इन चेहरों को भी गौर से देखिए, ये पाकिस्तानी साजिश के वो मोहरे हैं जिन्हें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप खपाने के लिए भेजा था। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की मुस्तैदी के चलते ये साजिशकर्ता शिकंजे में आ गए। ड्रग्स लेकर आई बोट का पकड़ा जाना भारत के लिए इसलिए बड़ी कामयाबी है क्योंकि पाकिस्तान से भारत में सालाना 10,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग कारोबार होता है। पाकिस्तान से नशे की सबसे ज्यादा तस्करी पंजाब की सरहद से होती है। पाकिस्तान पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर में हेरोइन के अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान उन देशों का इस्तेमाल भारत में ड्रग्स पहुंचाने के लिए कर रहा है जो उसके पड़ोस में स्थित है। इसके लिए श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों का सहारा ले रहा है। बरसों से पाकिस्तान नशे की खेप भेजकर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को नशे के दलदल में धकेलने के प्लान पर काम कर रहा है। लेकिन अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चौकस निगाहों के चलते बॉर्डर से लेकर समंदर हर मोर्चे पर पाकिस्तान की साजिशें दम तोड़ रही है। टी न्यूज़ नेशन। दिल्ली में कुछ जबरदस्त गर्मी है और ये गर्मी है चुनावों की, क्योंकि चुनाव के लिए ऐलान सामने आ चुका है। दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होना है और सभी 70 सीटों पर मतदान होंगे एक ही फेज में। 11 फरवरी को दिल्ली के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और 11 फरवरी को पता चलेगा किसकी दिल्ली। जी हां, न्यूज़ नेशन भी आपको तमाम तस्वीरें प्रस्तुत करेगा, बताएगा आपको कि आखिरकार सभी प्रमुख चेहरे क्या करते दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली पर कब्जे की तैयारी कैसी है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मंगलवार है और भारतीय जनता पार्टी मंगल करने के लिए ही जानी जाती है। इसलिए प्रकृति भी बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव संकेत है कि दिल्ली की जनता, जो व्यापारी भाई हमारे 2.5 गुना हो गए बिजली के बिल से करा रहे थे, उनको भी अपना मत देना है। हमारे जो गंदे पानी से त्रस्त लोगों को झूठा बता रहे थे यहाँ के मुख्यमंत्री जी, उसका भी जवाब का समय निश्चित हो गया है। यहाँ पे झूठ बोलने वालों का हम लोगों ने बिल भी दिखाया है, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब कुछ मीडिया के समक्ष रखा है। और दिल्ली के जो सांस फूल रहे हैं, ये सब का एक दिन निश्चित हो गया है, 8 तारीख। तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। हमने शीला जी द्वारा किए गए कार्यों की तुलना की है अरविंद केजरीवाल के किए गए कार्यों से। अगर आप उठा करके देखेंगे, कुछ भी स्कूल देखेंगे तो उन्होंने 6 स्कूल
टोटल बनाए हैं और हमने 2300 कितने स्कूल बनाए थे उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास। फ्लाईओवर्स हमने कितने बनाए, इन्होंने ज़ीरो बनाया। यूनिवर्सिटीज़ हम कितने बनाए, इन्होंने ज़ीरो बनाया। अस्पताल हमने कितने बनाए, इन्होंने ज़ीरो बनाया। वो सारी चीज़ें आएंगी। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वालों के साथ छल किया है 7A धारा लगा करके और 2G धारा लगा करके, यानी कि जहाँ भी व्यवसाय छोटे बड़े हो रहे हैं वो सब सील हो जाएंगे, यानी कि किसी को ही नहीं मिलनी मालिकाना हक। और 957 जो इनके 7A के अंतर्गत आते हैं उनमें से किसी को मिलेगा ही नहीं। तो ये सारे इनके झूठ का पर्दाफाश हमें करना है और वो करेंगे।